हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बहुदुदली भाग 2 के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित श्रम विवाह जाति प्रथा 2 गठखंड की निबंध है। आइए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ जान लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद वडोदरा नर्सेस के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका गए। यहाँ पर एक तो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहब ने न्यूयॉर्क अमेरिका गए, तो वडोदरा नरेश के प्रोत्साहन पर। आगे देख लेते हैं। फिर वहाँ से लंदन इंग्लैंड गए। उन्होंने संस्कृत, धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाद में अनुवाद के जरिए ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसा, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, धर्म दर्शन व्याख्यात बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों के मानवीय अधिकार एवं सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। आगे देख लेते हैं। उनके चिंतन एवं रचनात्मक के मुख्य कितने व्यक्ति रहे, तो 3 रहे। पहला बुद्ध, दूसरा कबीर और तीसरा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले की बात करें तो वो एक समाज सुधारक थी। बुद्ध जो महात्मा बुद्ध थे, और कबीर के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। आगे देख लेते हैं। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका एक निष्ठ संपन्न के कारण ही आज उन्हें हम संविधान के निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आगे बात कर लेते हैं। दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। बाबा साहब के अनेक पुस्तकें लिखी, उनकी प्रमुख रचनाएं भाषण निम्नलिखित है। पहला द कास्ट इन इंडिया। उनकी अन्य रचना में है देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है। आगे देख लेते हैं। आगे इनका हिंदी में उनका संपूर्ण वाद में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाद में 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। यहाँ पर क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में दोस्तों कि हिंदी में उनके संपूर्ण वाद में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर के संपूर्ण वाद में कितने खंडों में प्रकाशित हुए हैं, तो 21 खंडों में। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं कि यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहब विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ली गई है, जिसका हिंदी में रूपांतरण दोस्तों ललय सिंह यादव ने किया है। किसने किया है? ललय सिंह यादव ने इसका हिंदी रूपांतरण किया है। आगे देख लेते हैं। ललय सिंह यादव ने इसका हिंदी रूपांतरण किया है। जाति पात भेद उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यह भाषण जाति पाति त्वरक मंडल लाहौर वार्षिक समय 1936 अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। परंतु इसके प्रति क्रांतिकारी दृष्टिकोण आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम मध्ययुगीन अपशिष्ट संस्कार के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीय, नैसर्गिक न्याय और सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर बताया है कि जाति प्रथा वे विषमतापूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रहों, लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रात विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है, यानी कि यहाँ से उन्हें शिक्षा लेना चाहिए। आगे देख लेते हैं। अध्याय को स्टार्ट करते हैं। अध्याय को स्टार्ट करने से पहले इसके हेडलाइन के बारे में कुछ समझ लेते हैं कि हेडलाइन कहना क्या चाहता है। तो श्रम विवाह और जाति प्रथा, यहाँ पर जाति के हिसाब से कैसे श्रम को बांटा जाता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। चलिए इसे समझते हैं।
यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। विडंबना का मतलब आप दुख समझ सकते हैं, दुख। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। जातिवाद के पोषकों के यहाँ पर दो वर्ड है, एक ठो जातिवाद, एक ठो पोषक। यानी कि जाति तो जातिवाद है और पोषक जो जातिवाद को पालता है यानी कि पोषते हैं, उसको बोला गया है कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जा सकता है कि आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए यानी काम के लिए श्रम विधान को आवश्यक मानता है और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विधान का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह है कि आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विधान के साथ साथ श्रमिक विभाजन है। श्रमिक विभाजन कहने का मतलब हुआ कि मजदूर को ये बांट देते हैं। श्रमिक विभाजन का रूढ़ी रूप लिए हुए श्रम विभाजन निश्चय ही सब समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सब समाज में विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती बल्कि विभाजन वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच करार भी देती है। कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ पर कोई डोम है तो उसे डोम से चिढ़ाया जाता है, उसे नीचा दिखाया जाता है कि तुम नीच हो, हम ऊंच हैं, तो ये गलत है। आगे देख लेते हैं आगे क्या बात कही जा रही है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं है। सही बात सुना दोस्तों आपने, यह जो कुप्रथा है यह विश्व के किसी भी देश में नहीं है, भारत को छोड़ के। आगे देख लेते हैं कि जाति प्रथा को यदि श्रम विधान मान लिया है तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य को रुचि पर आधारित नहीं है, यानी कि यह रुचि पर आधारित नहीं है, इसलिए यह बात यहाँ पर कही गई है। आगे देख लेते हैं, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्ति की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य को चुनाव स्वयं कर सके। यानी कि यहाँ पर कहने की कोशिश कर रही है कि कोई भी व्यक्ति के अंदर इतना जिज्ञासा बढ़ा दे कि वह किसी काम को अपने ढंग से कर सके, स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विरुद्ध जाति प्रथा का दूसरा सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य को प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता को विचार किए बिना दूसरे के दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले ही अर्थात गर्भधारण के समय ही मनुष्य के पेशा निर्धारित कर दिया जाता है कि हमारा जो बेटा या बेटी होगा जो भविष्य में जन्म लेने वाला है वह किसान होगा। यह आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि वह जन्म लेके किसान ही बनेगा या डॉक्टर ही बनेगा या अदर कुछ बनेगा, यह गलत है। आगे देख लेते हैं कि इसमें जाति प्रथा पेशे का दोष पूर्ण निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए, यानी कि वह पेशा में कमाई हो चाहे नहीं हो, वह भूखे मरे या जिए, इसका कोई नज़रअंदाज इस बातों को कर दिया जाता है और यह बात वहीं दब के रह जाती है, जिसके कारण लोगों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या पर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए। आधुनिक युग में स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधे की प्रक्रिया एवं तकनीक में निरंतर विकास एवं कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा और क्या चारा हो सकता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसके पैतृक पेशा न हो। कहने का अर्थ हुआ कि हिंदू समाज, खासकर हिंदू समाज में ऐसा देखने को मिलता है कि जो उसका पैतृक पेशा रहता है, पैतृक मतलब कि जो पीछे से जो उसके दादा परिवार द्वारा चलता आ रहा है पेशा, उसी को वह निभाते आता है। वो नहीं देखता है कि उसे किस चीज़ में रुचि है। उसके दादा परदादा किसानी किए तो उसके बेटा बेटी सब किसानी करेगा, जो एक गलत है। आगे देख लेते हैं जिसमें क्या बात कही गई है। आधुनिक युग में यह स्थिति
आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधे की प्रक्रिया एवं तकनीक में निरंतर विकास और कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा और क्या चारा हो सकता है। हिंदू धर्म में जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें परंपरागत हो। इस पेशा को परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। आगे देख लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विधान की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषयुक्त है। जाति प्रथा श्रम विभाजन मनुष्य को स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वाले को न दिल लगता है न दिमाग। कहने का अर्थ हुआ कि कोई आदमी पढ़ना चाहता है, डॉक्टर का पढ़ाई पढ़ना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन उसे किसी दूसरे काम में लगा दिया जाता है तो वह वहाँ पर न उसका दिल लगा न दिमाग, वह अपना 100% नहीं दे पाएगा, जिसके कारण वहाँ से कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, जो यह एक बहुत बड़ी समस्या है। आगे देख लेते हैं कि अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि एवं आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है, तोड़ देती है। आगे देख लेते हैं। आगे क्या कहेंगे। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। स्वतंत्रता का कहने का मतलब हुआ कि हम स्वतंत्र हो, किसी का बाधा हम पर नहीं हो, समानता हो, हमारे के साथ किसी के साथ भेदभाव ना हो, भ्रातृत्व हो यानी कि भाईचारे के जैसा हमारा मिश्रण हो, प्रेम का पर आधारित होगा। यह ठीक नहीं। मैं भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज में के बहुविध हितों में सबको भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के लिए प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आबाद संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यह वास्तविक रूप होना चाहिए। किसकी तरह? दूध और पानी की तरह। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव हो। दोस्तों, आपने यह चैप्टर पूरा देख लिया। आगे हम लोग इसके प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।